हेलो दोस्तों, जीएस कंसेप्ट डेवलपमेंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे इंग्लैंड की क्रांति, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड की क्रांति, ऐसे गौरवपूर्ण क्रांति। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ थीं, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े और क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये घटना घटी। ठीक है। तो इंग्लैंड की क्रांति के लिए सबसे पहले हमको किसी भी क्रांति को समझने के लिए ये समझना चाहिए कि क्रांति होती क्यों है। ठीक है। जैसे अपने यहाँ भी 1857 में क्रांति हुई थी, जिसको अंग्रेज़ों के समय में। तो वो क्रांति हुई क्यों, इसके पीछे का क्या पृष्ठभूमि थी, उसको पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी क्रांति क्यों होती है, तो किसी भी क्रांति के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहला होता है रिफ्ट, दूसरा होता है स्ट्रगल और तीसरा होता है ब्लास्ट। अगर किसी स्टेट में राजा के बीच और जनता के बीच कुछ अनबन है, तो उसकी वजह से उनके बीच दरार पड़ती है, जिसको हम रिफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये पहला चरण होता है रिवॉल्यूशन का, क्रांति का। दूसरा चरण में वो स्ट्रगल में आ जाता है, अर्थात लोग उसका विरोध करने लगते हैं और संघर्ष होने लगता है राजा और जनता के बीच, अथवा जिनके भी बीच में ये क्रांति होती है। तीसरे स्टेज में ब्लास्ट हो जाता है, अर्थात जनता पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है और वो जिसको चाहती है वहाँ पे अपना सत्ता स्थापित करती है। ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे इंग्लैंड की क्रांति में कैसी कैसी घटनाएं घटी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने क्रांति के बारे में समझ लिया। अब आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंग्लैंड की क्रांति की तरफ। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और चूंकि ये वीडियो बी ए 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, तो उन लोगों के लिए हैंड रिटेन नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इंग्लैंड की क्रांति 1688 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति होती है। तो पहले अभी इसको हम देखते हैं, इसकी एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। शांतिपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति तथा ग्लोरियस क्रांति के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति में रक्त का एक बूंद भी नहीं बहा था। एक बूंद भी नहीं बहने की वजह से इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तहीन, अर्थात रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, रक्तहीन क्रांति कहते हैं। तो इंग्लैंड की क्रांति जो कि 1688 में हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। अब इंग्लैंड की क्रांति के पूर्व इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, जिससे कि आपको क्रांति जो हुई उसको समझने में आसानी होगी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 11वीं सदी में राजा हेनरी प्रथम, जो कि इंग्लैंड का राजा था, हेनरी प्रथम, उसने सलाहकारों का एक परिषद बनाया। ठीक है। मंत्री परिषद जिसको कहा गया, जिसको वहाँ पे क्यूरिया रेजिस कहा जाता था। ठीक है। तो क्यूरिया रेजिस बनाया गया था किसके द्वारा? राजा हेनरी के द्वारा, 11वीं सदी में। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर 1215 ईस्वी में क्या होता है? राजा जॉन, 1215 ईस्वी में राजा जॉन के नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों ने वैरम, जिनको सामंतों को वैरम कहा जाता था, तो सामंतों ने एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। तो उस समय 1215 ईस्वी में राजा था जॉन, जिसकी नीतियों से असंतुष्ट होकर वहाँ के जो सामंत वर्ग थे, उन लोगों ने क्या किया? घोषणा पत्र जो है तैयार किया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और राजा जॉन से ज़बरदस्ती उसको स्वीकार कराने के लिए कहा गया। अब आप कहेंगे कि 11वीं सदी में ये मंत्रिपरिषद की स्थापना होती है। तो जब मंत्रिपरिषद की स्थापना हो गई तो एक तरह से उनके सलाहों पर निर्णय होता था, लेकिन जब राजा जॉन आया तो वो अपने मन से जो है शासन करने लगा, तो उसकी वजह से ये मैग्ना कार्टा अर्थात घोषणा पत्र तैयार किया गया था। फिर से जब ज़बरदस्ती उसको स्वीकार कराया गया तो कुछ 100 साल तक तो देखा गया सब कुछ सही चला, लेकिन 1485 से लेकर 1603 ईस्वी तक ट्यूडर वंश का शासक था। ट्यूडर वंश जो कि इंग्लैंड का एक वंश था, उसके शासक थे। उसके शासक जो थे वो बहुत ही निरंकुश थे। ठीक है। अर्थात वो अपने मन से तानाशाही तरह से शासन करते थे, अतः जनता जो थी वो मैग्ना कार्टा को भूल गई। अब चूंकि जो मंत्री परिषद, जो वहाँ के सामंत वर्ग थे, वो 1215 ईस्वी में ही क्या किए थे, सब उसको एक मैग्ना कार्टा प्रोवाइड कराए थे, अर्थात घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसको राजा को मानना ही था। लेकिन जब ये ट्यूडर वंश का शासक आया और ये बहुत ही निरंकुश थे, इसकी वजह से जनता जो है ये भूल गई कि ये मैग्ना कार्टा भी कोई चीज़ होती है, वो राजा के दबाव में जीने लगी जनता। लेकिन 1603 से 1714 ईस्वी के बीच में
1603 से 1714 ईस्वी। अब आप इस समय को अगर आप देखें तो ये 17वीं 18वीं सदी का समय है, और 17वीं 18वीं सदी में जो पुनर्जागरण था वो अपने पीक पर था, अर्थात लोगों के अंदर तर्क शक्ति आ गई थी। लोग जो है किसी भी चीज़ को जांच कर परख कर अपने जीवन में प्रयोग करते थे। ठीक है, तो 1603 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए 1603 से 1625 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा बनता है। ठीक है, इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम बनता है। संसद व राजा के बीच विवाद हो गया। क्यों विवाद हुआ? क्योंकि पुनर्जागरण अपने पीक पर था। लोगों के बीच में जो है कौतूहल मचा था कि कोई भी शासक हम लोगों पे निरंकुश शासन नहीं कर सकता है, अतः हम लोग तानाशाही को नहीं सहेंगे, और जनता जो है विद्रोह कर रही थी अब। ठीक है, तो संसद में और राजा के बीच में विवाद हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो संसद है ये कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक मंत्री परिषद बना था, तो मंत्री परिषद जहाँ बैठते थे उसको संसद कहा गया है। ठीक है, तो उनके बीच विवाद हो गया। अब जनता राजा के निरंकुशता का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अब आगे समझिए, 1603 से 1625 ईस्वी तक जेम्स प्रथम था, जिसमें जनता ने जो है विरोध किया राजा का। फिर 1625 से 1649 ईस्वी तक चार्ल्स प्रथम जो है वो शासक बना। चार्ल्स प्रथम, इसके समय में जनता खुल के विद्रोह करने लगी। चूँकि जो जेम्स प्रथम था उस समय तो अभी पुनर्जागरण जो है पीक पर तो था, लेकिन अभी शुरुआती दौर में था। लेकिन जब चार्ल्स प्रथम का समय आया तो लोगों में काफ़ी जो है बदलाव आ चुके थे, और इसकी वजह से जनता खुल के विद्रोह करना स्टार्ट कर देती है। और जब जनता विद्रोह करना स्टार्ट कर देती है तो उसी इंग्लैंड में ही गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और गृह युद्ध प्रारंभ होने का परिणाम ये हो जाता है कि वहाँ पे दो गुट बन जाते हैं। कितने गुट? दो गुट इंग्लैंड में बन गए हैं। कौन कौन से गुट हैं वो? तो आप यहाँ पे देखिए, पहला गुट था पादरी, जमींदार तथा राजा। ये तीनों लोग एक गुट में थे। पादरी जो कि चर्च का था, जमींदार और राजा, ये तीनों एक गुट में थे, जिनको कैवेलियर कहा जाता था। कैवेलियर जो घोड़े पे हमेशा चलते थे उनको कैवेलियर कहा गया है, अर्थात जो उच्च वर्ग थे उनको कैवेलियर कहा गया है यहाँ पे। दूसरा जो गुट था वो था जनता का गुट, व्यापारियों का गुट, संसद। मतलब ये तीनों जो है जनता, व्यापारी और संसद एक गुट में थे, जिन्हें राउंड हेड कहा गया है। अब राउंड हेड शब्द यहाँ पे प्रयोग आया है तो आप सोचेंगे राउंड हेड क्यों कहा गया, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन लोगों का दिमाग जो है हमेशा फिरा रहता था, इसीलिए इनको राउंड हेड कहा गया। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिए, जनता का नेतृत्व क्रामवेल कर रहा था। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दो गुट बन चुके हैं, और जनता का जो नेतृत्व है वो क्रामवेल कर रहा है। इस गृह युद्ध जनता ने, जो ये गृह युद्ध हो रहा है उसमें जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दिया। यानी कि 1649 में जो चार्ल्स प्रथम था उसको फांसी हो गई है। आप एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा, इससे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और क्रामवेल को राजा बना दिया गया वहाँ का। क्रामवेल जनता का नेतृत्व कर रहा था, तो जब चार्ल्स प्रथम को फांसी पे लटकाया गया तो क्रामवेल को वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके बाद आप समझिए, प्रारंभ में क्रामवेल जो है वो संसद के अनुसार कार्य कर रहा था। तो जो संसद बनी थी मंत्रिपरिषदों की, उसके अनुसार शुरुआत में तो क्रामवेल काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे तो क्रामवेल भी निरंकुश होने लगा। फलस्वरूप जनता शीघ्र ही क्रामवेल के शासन से उब गई। मतलब क्रामवेल को भी अब जनता नापसंद करने लगी। ठीक है, अब आगे समझिए, क्रामवेल प्यूरिटन धर्म को मानता था। प्यूरिटन धर्म मैंने आपको पहले क्लास में बताई थी कि ईसाई धर्म में भी बहुत सारी उप धर्म थे। जैसे माना जाता है कि 70-78 धर्म थे उसमें, उपधर्म, संप्रदाय एक तरह से कह सकते हैं। अतः वह जनता पर जबरदस्ती इस धर्म को थोपने लगा। तो अब क्या होता है, जो क्रामवेल रहता है वो अपने धर्म को पूरी जनता पर थोपने लगता है, जिससे कि जो जनता थी वहाँ की वो उब गई है, और क्रामवेल को हटाकर वो चार्ल्स द्वितीय को वहाँ पे राजा बनाएगी। अब आप ये समझिए कि जनता ये सोचती है कि यार हम लोगों ने अपना क्रांति करके, अपने राजा से लड़ करके इसको राजा बनाया, और ये जो है हमारे धर्म को ही परिवर्तित कर रहा है, तो इससे अच्छा तो वही राजा था। तो चूंकि उस राजा को, चार्ल्स प्रथम को, तो इन लोगों ने फांसी दे दिया है, तो उसका जो बेटा चार्ल्स द्वितीय था उसको राजा बना दिया गया। ठीक है, राजा बनाया गया, और ये क्रामवेल को हटा दिया गया गद्दी से। आगे समझिए, अब चार्ल्स द्वितीय प्रारंभ में अच्छे से शासन कर रहा था, परंतु बाद में निरंकुश होने लगा। तो चूँकि बाप का प्रभाव बेटे में भी थोड़ा थोड़ा दिखा। शुरू में तो अच्छे से शासन कर रहा था, लेकिन बाद में जाके वो भी निरंकुश हो गया।
चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जेम्स द्वितीय राजा बनता है। जेम्स द्वितीय राजा बनता है। ये राजा बनते ही निरंकुश था। क्या था? निरंकुश था। और वह अपने विद्रोहियों का दमन करने लगा। मतलब जो भी राजा के खिलाफ, जो भी जेम्स द्वितीय के खिलाफ बोलता था, उसको वो मार देता था, दमन करने लगा अपने विद्रोहियों का। तो जेम्स द्वितीय की पुत्री थी मैरी। ये नाम आपको याद रखना है, मैरी, जिसको आप मैरी भी कह सकते हैं। तो मैरी जो थी वो निरंकुशता के खिलाफ थी। मतलब ये चाहती थी कि कोई भी शासक जो है वो निरंकुश न रहे। तो उसने शादी की किससे? हॉलैंड के राजकुमार से। हॉलैंड का राजकुमार था विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज का राजकुमार था। विलियम ऑफ ऑरेंज एक तरह से कहें तो ये एक सूबा था। जैसे मुगल में अगर देखा जाए, मुगल एम्पायर में जिस तरह सूबे थे, उसी तरह हॉलैंड का एक सूबा था विलियम ऑफ ऑरेंज। वहाँ का राजकुमार से जो मैरी थी उसने शादी किया। और मैरी के शादी करने के बाद, चूँकि जब मैरी की विचारधारा विलियम ऑफ ऑरेंज के राजकुमार से मिलती थी, इसलिए उसने उससे शादी कर लिया। विलियम ऑफ ऑरेंज का जो राजकुमार था वो भी चाहता था कि निरंकुशता से शासन न किया जाए। अब आप देखेंगे कि इंग्लैंड की जो संसद थी उसने इन दोनों को, किन दोनों को? मैरी को और विलियम ऑफ ऑरेंज के राजकुमार को संयुक्त रूप से शासक नियुक्त कर दिया। मतलब उन लोगों ने अपना शासक मान लिया इन दोनों को, मैरी को और हॉलैंड के राजकुमार को। हॉलैंड का राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज अपने 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड में प्रवेश करता है। अब जब शादी होने के बाद जब वो इंग्लैंड में अपने 15,000 सैनिकों के साथ प्रवेश करता है, तो जेम्स द्वितीय जो था वो डर कर इंग्लैंड छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, तो उससे जो है लोगों को छुटकारा मिल गया जेम्स द्वितीय से। अब चूंकि जेम्स द्वितीय डर के भाग गया तो इसमें खून की तो बूंद गिरी नहीं, इसीलिए इंग्लैंड की क्रांति को बिना एक तरह से कहें तो रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, यानी कि एक भी बूंद खून की नहीं गिरी। इस प्रकार 1688 ईस्वी में बिना रक्त बहाए ही इंग्लैंड की क्रांति सफल हो गई। तो ये थी पूरी इंग्लैंड की क्रांति की पृष्ठभूमि और कैसे कैसे क्रांति की घटनाएं थीं, वो सारी चीज़ें। अब आप यहाँ पे समझिए कि क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या प्रभाव पड़े, उसके बारे में समझिए। इंग्लैंड की क्रांति के प्रभाव अथवा परिणाम। राजा तथा संसद के बीच विवाद समाप्त हो गया। चूँकि जो बहुत पहले से विवाद चलता आ रहा था कि संसद की सुने या फिर जनता की सुने, तो ये विवाद खत्म हो गया। अब जो संसद थी वो सर्वोच्च हो गई और जनता को एक तरह से कहें तो औपचारिक अधिकार दे दिया गया। औपचारिक अधिकार मतलब नाम मात्र का अधिकार। राजा का औपचारिक प्रधान बनाया गया तथा वास्तविक शक्ति जो थी वो संसद के हाथ में थी। जैसे आप भारत में देखेंगे तो औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो औपचारिक प्रधान से दस्तखत वगैरह कराए जाते हैं, वही सारी चीज़ें। अभी भी ये जो है औपचारिक प्रधान, औपचारिक सरकार इंग्लैंड में है राजा रानी। ठीक है, तो राजा तथा संसद के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और उसको निर्धारित भी किया गया कि ये अधिकार जो है संसद के पास है और कुछ अधिकार जो है राजा रानी के पास भी रहेंगे कुछ। इंग्लैंड की क्रांति से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली, जिसके फलस्वरूप अमेरिकी क्रांति 1776 में तथा फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिली। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। इसी से प्रेरणा लेके इंग्लैंड की क्रांति से प्रेरणा मिली थी इन लोगों को, अमेरिकी क्रांति को, फ्रांस की क्रांति को। ये सारी चीज़ें जो हैं घटना घटी। बाद में क्या किया गया, जो अधिकार घोषणा पत्र लाया गया, इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। अधिकार घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा जो था वो संसद के बिना अनुमति ना कोई कानून बना सकता था और ना ही पुराने कानूनों को समाप्त कर सकता था। अतः जो भी राजा है, जो भी वहाँ का राजा बनेगा, उसको जो ये घोषणा पत्र जारी हुआ था उसके अनुसार वो कोई भी नया कानून नहीं बना सकता है संसद की अनुमति के बिना, और न ही किसी कानून को वो ख़त्म कर सकता है। राजा बिना संसद की अनुमति के कोई नया कर भी नहीं लगा सकता है। तो अब चूंकि हर एक चीज़ जो है संसद के हाथ में आ चुकी थी। यहाँ पे एक निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि इंग्लैंड की क्रांति जो थी वो विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी। मतलब लोगों का इतनी बड़ी संख्या में उभर कर सामने आना, राजनीतिक पटल पर आना, ये पहली घटना थी, इसीलिए इसको पहली राजनीतिक क्रांति कहा गया है। अतः यूरोपीय इतिहास को इसने अत्यधिक प्रभावित किया। यूरोपीय का पूरे विश्व के इतिहास को इसने प्रभावित किया था। ठीक है, तो ये पूरा था जो है इंग्लैंड की क्रांति, जिसको हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अथवा रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेकेंड पेज
एंड दैट इज़ थर्ड पेज। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।